मैं किसी से बेहतर करूं क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी को बेहतर करूं बहुत फ़र्क पड़ता है। नमस्कार दर्शकों, मैं डिम्पल सानन दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, अपने लिए जीना भी कोई जीना है, इस कथन को 100% सार्थक करती हैं हमारी आज की मेहमान, जो ना सिर्फ एक अद्भुत रचनाकार हैं बल्कि एक समाज सेविका भी हैं। जिंदा दिली की मिसाल, बेबाक नारी जो सामान्य विषयों को भी इतनी खूबसूरती से, असामान्य ढंग से अपनी कहानियों में, अपनी कविताओं में रचती है। वरिष्ठ साहित्यकार, अद्भुत रचनाकार डॉली डबराल जी की मैं बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और मैं आपका स्वागत एक प्रसिद्ध शायर की नज्म से करना चाहूँगी कि दोस्तों के लिए वफा हैं आप, दोस्तों के लिए वफा हैं आप, दुश्मनों के लिए सज़ा हैं आप। लेखनी जिन पे गर्व करती है, ऐसी साहित्य साधना है आप। डॉली जी, आप अंग्रेजी साहित्य में एमए हैं, आप साइकोलॉजी की भी स्टूडेंट रही हैं, लेकिन आपने लिखना हिंदी में प्रारंभ किया। इस साइकोलॉजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? डिम्पल जी, मैंने दोनों मास्टर्स किए। साइकोलॉजी में मैंने पहले किया, बीए बीएड किया। जब मैंने लिखना शुरू किया मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हस्बैंड की पोस्टिंग ऐसी जगह पे हुई कि जहाँ पर 68 में हमारी शादी हुई और उन बियाबान जंगलों में हम रहे। उन सिपाही की बीवी की कितनी परेशानियाँ होती हैं जब वो बॉर्डर में चले जाते हैं। तो उस समय मुझे लगा कि शायद अभिव्यक्ति का साधन जो है वो कविता हो सकता है, क्योंकि लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो लंबी कहानी पढ़ सकें। कविता छोटे रूप में जल्दी से जल्दी हम अपने भाव जो हैं वो प्रकट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैंने अपना काव्य के जो है प्रारंभ किया। ऐसे तो मैं जब कॉलेज में थी तो मेरी मैगज़ीन में हमेशा आर्टिकल छपता था, और जब मैं छोटी थी तो भी 6th-7th में भी मुझे हमेशा कुछ ना कुछ लिखने के लिए वो प्रेरित करते थे। तो छोटी मोटी कविताएं, पर मैंने कभी इस दृष्टि से नहीं लिखा कि वो कभी किताब में छपेगा या ऐसा कुछ होगा। तो ये किताबें लिखने की जो प्रेरणा मुझे दी, कि जब मैं देहरादून में आई और हमारा भारत विकास परिषद की मैं क्षेत्रीय अधिकारी ली, अभी मैंने छोड़ दिया है भारत विकास परिषद, तो उसकी एक बैठक में गवर्नर साहब आए हुए थे, सुदर्शन कुमार जी। मुझे उनके बारे में कुछ परिचय देना था, तो मैंने अपनी कविता की 4 पंक्तियों से दिया। तो एक जो बहुत प्रसिद्ध साहित्यकारा हैं यहाँ की, सावित्री काला जी, जिनकी काफ़ी किताबें निकल चुकी हैं, उन्होंने मुझसे कहा, डॉली बहुत अच्छा लिखती हो और लिखती रहो। तब मुझे उनसे प्रेरणा कुछ मिली कि मैं सचमुच जो है ये कविताएं, तो मैंने अपनी 1972-73 पुरानी सब कविताएं जो कागज़ों में पता नहीं डायरीज़ में रखी, अभी भी वो डायरीज़ मैंने सहेज के रखी हैं डेट्स के लिए। तो उन डायरीज़ को फिर मैंने पन्नों को इकट्ठा किया और वही कविताएं जो मेरी हैं उनको थोड़ा सा इधर उधर करके वो मैंने अनछुए एहसास, अपनी पहली पुस्तक 2014 में लिखी। उससे पहले मैंने 2012 में एक भारत विकास परिषद की ऐतिहासिक जानकारी के बारे में किताब लिखी, जो कि जिसके लिए मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा, करीब 4 साल ऐसा रहा। उसके 2 साल बाद मेरी एक किताब आती है, फिर 2 साल बाद मेरा एक दूसरा काव्य संग्रह है तुम्हारे नाम आया। फिर उसके 2 साल बाद उस काव्य संग्रह में प्रसिद्ध शायर डॉक्टर शेरजंग गर्ग थे, और जब उन्होंने मेरी उसमें पढ़ा कि मैंने क्या लिखा है अपनी कविताओं के बारे में, अपना जो 2 शब्द लिखे थे, तो उन्होंने पूरे टाउन हॉल भरा हुआ था, वहाँ पर उन्होंने कहा कि डॉली डबराल अगर गद्य लिखें तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्हीं से मैंने प्रेरणा लेकर अफ्रीका हाउस अपने संस्मरण लिखे, जो मेरे बहुत सराहे गए। और उसके बाद फिर मैंने चूरमा लिखी। चूरमा 2 साल के बाद 2016 में आई, 2018 में आई। और वो चूरमा के बारे में मैं डिम्पल जी ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर साहित्यकारों, मैंने अपनी चूरमा पुस्तक है यहाँ पर, मैंने उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि मैंने कहानियाँ लिखी हैं। मैंने उसमें अपने एक्सपीरियंसेस ही लिखे हैं। जैसे अफ्रीका हाउस में मैंने अपने संस्मरण लिखे हैं। इन सब लोगों को मैं मिली हूँ साक्षात,
और ये मेरे जीवन में आई, लेकिन मैंने वो स्थान और उनके नाम बदल दिए। कुछ उसमें लेख भी हैं, तो चूरमा उसका नाम मैंने इसीलिए लिखा कि ये लेख का, मेरे एक्सपीरियंसेस का, कुछ कहानियों का, कुछ ऐसे लोगों के, कथाकारों को जिनको मैं मिलती रही, उन सब के बारे में लिखा हुआ एक चूरमा है। जैसे चूरमा में सब कुछ होता है, तो चूरमा भी कहानी है इसकी, उसका बढ़ जाता पर है। उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो इसलिए कुछ लोगों ने मुझसे कहा, कुछ साहित्यकारों ने, कि ये तो कहानी संग्रह नहीं है। तो मैंने तो अपनी किताब में कहीं लिखा ही नहीं है कि मैंने कहानी संग्रह है ये। मैंने चूरमा नाम ही इसलिए दिखा कि जैसे चूरमा में मेवे भी पड़ते हैं, चीनी भी पड़ती है, मिश्रण है एक, तो ये सब चीज़ों का मिश्रण है। अब जब कहानी संग्रह आएगा तो मैं उसमें ऊपर लिखूंगी कि ये मेरा कहानी संग्रह है। डॉली जी, आपने बताया आपकी जो पहली पुस्तक प्रकाशित हुई 2014 में, अनछुए एहसास, फिर 2016 में भी आई, 2018 में भी आई, लेकिन आपकी पहली कविता कब प्रकाशित हुई? मेरी पहली कविता लिखी तो मैंने 1976 में लिखी थी। वो दिन भी कभी होगा, जब किसी ग्रीष्मकालीन अवकाश में मैं रात के उसमें बैठ सकूंगी। और उसकी अंतिम पंक्तियां हैं कि वो दिन भी कभी होगा जब मैं अमुक पत्नी नहीं, अमुक पुत्री नहीं, अमुक बहन नहीं, अपने नाम से जानी जाऊंगी। और आज मैंने वो, मेरे ख्याल से 30-40 साल के सफ़र में वो मुकाम पा लिया कि आज मैं डॉली जब्राल के नाम से ही जानी जाती हूँ। मुझे किसी का परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत खूब जी। और मेरी जो पहली कविता छपी थी वो मुझे जनसत्ता वालों ने 1986 में मेरी पहली 2 छपी, और वो मेरी पुस्तक में मैंने वो अखबार की कटिंग भी डाली है। वो सन्नाटा है और एक दर्द है कि अपना होने का दावा तो करते हैं, मतलब वो हमारे अपने नहीं होते। तो सन्नाटा यूं ही गहराता है। तो उन दोनों कविताओं को बहुत सराहा गया। हम चाहेंगे उसकी कुछ पंक्तियां आप हमारे साथ साझा करें। खामोशियाँ ही खामोशियाँ हैं मेरे पास, सन्नाटा और गहराता है। पराए जो अपना होने का नाटक करते थे, अपने न हुए, और अपने जो अपना होने का दावा करते थे, कुछ भी न हुए। दूर तक कटते जंगलों की वीरानियाँ हैं मेरे पास, अंधेरा और घिराता है। धरती और अंबर का मिलन ही तो क्षितिज है, पर है कितना सत्य। चांद में को बाहों में बांध लेने का अरमान सपना सा है, पर है कितना असत्य। बहुत खूब। संभव नहीं बिना दिए कुछ पाना, उदासियाँ ही उदासियाँ हैं मेरे पास, खामोशियाँ ही खामोशियाँ मेरे पास, सन्नाटा और गहराता है, खामोशियाँ ही खामोशियाँ। बहुत खूब। तो ये कविता आपकी 1987 में प्रकाशित हुई, और 1987 में ही आपको क्या हुआ कि नए हस्ताक्षर सम्मान से भी नवाजा गया। जी। तो यूँ तो आपको कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। आप साहित्य में पुरस्कारों की कितनी अहमियत मानती हैं? मैं बिल्कुल भी पुरस्कारों को बिल्कुल भी मूल्य नहीं देती, क्योंकि काव्य एक ऐसी चीज़ है, लेखन एक ऐसी चीज़ है, साहित्य एक ऐसी चीज़ है जो हमें आम जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है, ताकि जिस तरह से हम सांस लेते हैं, हमें वायु की आवश्यकता होती है, उसी तरह मुझे लगता है कि समाज में सुधार करने के लिए हमें काव्य या लेखन की आवश्यकता होती है। तो साहित्य या काव्य या आपके भाव, वो किसी प्राइज़ के मोहताज नहीं। हमारे कोई भी पुराने ऐसे भी हैं लेखक शायर जो कभी आज तक मंच पर भी नहीं जाते थे, वो पढ़ते भी नहीं थे। तो ये जितना ज़्यादा आप लोगों के पास जाएंगे, उतना समय कम मिलेगा आपको अपनी लेखनी के लिए। तो मेरा विचार तो ये है कि मैं किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं। मुझे यहाँ लोग बुलाते भी हैं तो मैं बहुत कम जाती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि अपना अधिक से अधिक समय जो है, वैसे ही महिलाओं के पास समय कम होता है, तो अपना समय जो है वो लेखन में लगाऊं और अपने भाव जो है वहाँ पर पहुँचाऊँ। जैसा कि आपने अभी कहा कि महिलाओं के पास वैसे भी समय कम होता है, तो यकीनन आपकी ये जो साहित्य यात्रा में उसमें कई चुनौतियाँ भी आई होंगी, जिससे आपकी लेखन शैली प्रभावित भी हुई होगी, आपकी लेखनी प्रभावित हुई होगी। जी, तो कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जिन पर आपने विजय प्राप्त की और आज आप यहाँ पर हैं? सबसे पहले तो समय का अभाव रहता है एक भारतीय गृहिणी के लिए। दूसरा, डिम्पल जी, मैं ये समझती हूँ कि जो पुरुष अपने विचारों को बहुत स्वतंत्रता से और उन्मुक्त होकर व्यक्त कर सकते हैं, वो हम कहीं बंध जाते हैं।
कहानी की ज़रूरत होते हुए भी या कविता की ज़रूरत होते हुए भी हम उन शब्दों को प्रयोग में नहीं ला सकते। तो ये एक स्त्री के साथ विडंबना होती है। दूसरा, घर का कामकाज, एक भारतीय नारी जो है वो गृहिणी के रूप में ज़्यादा पहचानी जाती है। तो जब तक वो पूरा घर का काम समेट ना ले और पति को अच्छी तरह से सुला ना दे, बच्चों को खिला ना दे, होमवर्क ना करवा दे, तब तक उसके लिए उसके पास समय नहीं होता। तो मेरा भी समय जो है वो रात के 10 बजे के बाद लेखन शुरू होता है और फिर मैं सुबह 3 बजे तक या कभी 2:30 बजे तक काम करती हूँ। तो अपने लिए मेरे ख्याल से महिलाओं को बहुत कष्ट करना पड़ता है, और ख़ास करके जो वर्किंग है उन्हें घर का भी लोड होता है, दफ्तर का भी होता है। मैं 50 इयर्स मैंने अपने टीचिंग में लगाए, तो जब मैं प्राइवेट कॉलेजेस में थी तो नहीं समय मिल पाता था। तो ये मैं सोचती हूँ कि ये महिला, भारतीय महिला के साथ ये चुनौतियाँ हैं, क्योंकि 1% शायद महिलाएं होंगी जिन्हें घर का सहयोग मिल पाता है, अक्सर नहीं मिल पाता, सबको नहीं मिल पाता जी। आपने साहित्य में बड़ा दौर देखा है, लगभग पिछले 44-45 वर्षों से आप साहित्य की साधिका हैं जी। 40 साल पहले की कविताओं में और आज की कविताओं में आप क्या बड़ा अंतर देखती हैं और उस अंतर को किस हद तक स्वीकार करती हैं? मैं समझती हूँ कि मेरी जो रचनाएं शायद 40 साल पहले थी, या अगर हम आज भी महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं या जयशंकर प्रसाद को पढ़ते हैं तो हमें उसमें गहराई नज़र आती है। मेरी कविताओं में मैंने कुछ भी मूलभूत परिवर्तन नहीं किया। मेरी जो रचनाएं उस वक़्त थी उनको थोड़ा बहुत मैंने सुधारा, और मुझे लगता है कि उनको, डिम्पल जी, जब हम सुधारने की कोशिश करते हैं, छंदबद्ध करने की कोशिश करती हैं उसमें मात्राओं का, तो हमारे भाव कहीं विलुप्त हो जाते हैं। बिल्कुल। कविता जो है, मैं समझती हूँ, मैं एक बात आपसे यहाँ की ये भी कहना चाहती हूँ, और मैंने अपनी पुस्तकों में भी लिखी है, मैं किसी साहित्य संवर्धन के लिए नहीं लिखती। मैं समाज की महिलाओं का आक्रोश लिखती हूँ, मैं समाज की महिलाओं का जो एहसास है उनका वर्णन करती हूँ, और मैं साधारण स्त्रियों के बारे में लिखती हूँ। मैं पुरुषों के अगेंस्ट नहीं लिखती, मैं महिला के जो स्वाभाविक उसमें जो वो कहना चाहती है उनको लिखती हूँ। और मेरी 90% जो कविताएं हैं वो महिलाओं पर ही हैं, चाहे उनके सशक्तिकरण के बारे में हो, चाहे उनके विचारों के बारे में हो। तो मैम, आप कविताएं भी लिखती हैं, आप कहानियाँ भी लिखती हैं, आपने लेख भी लिखे हैं, लेकिन जब आपने अपनी साहित्य यात्रा प्रारंभ की तो आपने कविता को ही क्यों चुना, साहित्य की इस विधा को ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे लगा कि मैं कम शब्दों में लोगों तक पहुंच सकती हूं, और मैंने जैसा कि अभी पहले भी कहा कि कहानी पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय लग ही जाता है, और कविता जो है वो छोटी होती है और जल्दी उसमें ग्राह्यता आती है और वो कहने में आसान होती है। बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, आप एक बार कहेंगे तो अगर 400 जने भी बैठे हुए हैं तो उसमें से कम 100 तक तो वो कविता पहुंचेगी, अगर 300 लोगों तक नहीं। लेकिन कहानी पहुंचते पहुंचते ही पहुंचती है, तो सभी लोग उतना लंबा समय नहीं दे पाते, इस वजह से भी। पर अब मुझे लगता है कि शायद कहानियों के द्वारा मैं अधिक पहुंच पा रही हूँ। तो देखिए आगे किस सफ़र तक हम पहुँचते हैं। जी, बहुत खूब। मैम, 2014 में आपकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई, अनछुए एहसास। अनछुए एहसासों से हमें रूबरू कराएं। मैंने इस पुस्तक में उन पहलुओं को लिया है जिस पर कभी किसी ने कोई कविता नहीं लिखी। भीड़ पर मैंने कविता लिखी, मैंने गोबर की व्यथा पर कविता लिखी। सब ने सोचा कि क्या, और उसके लिए मैं पुरस्कृत हुई, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ की एक बहुत सबसे पुरानी मैगज़ीन निकलती है, उसके प्रमुख संपादक ने क ख ग से कोई कविता पाठ हो रहा था, उसमें उन्होंने मेरी कविता का पाठ किया। मेरे लिए एक पुरस्कार से कम नहीं था कि वो उन्होंने उसको पढ़ा कि गोबर की क्या व्यथा है, कि किस तरह से वो अपने आप को समझता है, उसको पाथी बनाते हैं, कैसे नवयौवनाएं उसको दीवार पर वो कर देती हैं, और वहाँ वो कहता है कि वहाँ से जब मैं उतारूंगा तो मैं अपनी छाप वहाँ छोड़ाऊंगा। तो ये बाद में वो कविता जो थी वो बहुत सराही गई। इसीलिए शायद कहा जाता है कि आप सामान्य विषयों को भी असामान्य रूप से पेश करती हैं। आपकी तीसरी पुस्तक अफ्रीका हाउस आई जी, क्या कारण रहा कि आपने अफ्रीका हाउस शीर्षक रखा, कुछ और क्यों नहीं? जी, अफ्रीका हाउस जो है उसके मुख पृष्ठ पर जो किताब के जो फोटो छपी है वो मेरे घर की ही है, और हम लोग 6 बहनें थे और एक ही भाई था।
तो माँ की बहुत इच्छा थी कि हमारे भाई का नाम उस पर आए, लेकिन हमारे पिता जो थे वो कहते थे कि लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। तो बेटियां 6 थी तो सबके नाम तो लिखने पॉसिबल नहीं थे। तो चूंकि पिता ने 35 साल अफ्रीका में नौकरी करी तो उन्होंने कहा कि इसका नाम अफ्रीका हाउस है और ये सबके नाम का है, तो इस तरह से उसका नाम उस घर का नाम अफ्रीका हाउस रखा गया। बहुत खूब मैम। मैम, आप राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में निरंतर छपती आ रही हैं, आप कवि सम्मेलनों में भी आपकी भागीदारी रही है, आप समय समय पर आप काव्य गोष्ठियाँ आयोजन करती रहती हैं। तो हम जानना चाहूँगी आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा क्षण जब आपको बेहद खास महसूस हुआ होगा, आपको लगा होगा कि साहित्यकार होना वाकई एक वरदान है। डिम्पल जी, मैं इसके बारे में बताऊं कि जब मेरी अफ्रीका हाउस छपी किताब तो मुझे लगा कि पता नहीं लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ये मेरे संस्मरण है। लेकिन जब यहाँ के अच्छे कहानीकारों ने भी उस पुस्तक को बहुत सराहा, कहा कि बिल्कुल ऐसे लगती हैं वो संस्मरण, ऐसे लगते हैं जैसे हम आपस में बात कर रहे हों। तो यहाँ पर एक प्रयास संस्था है, उन्होंने मुझे बुलाया और उसमें सब औरतें जो हैं वो बिल्कुल घरेलू औरतें हैं, कोई भी उनमें नौकरी वाली नहीं है। तो 2-1 जो होंगी बेचारी, कोई टीचर्स होंगी या कुछ होंगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आइए, हमारे यहाँ एक तीज का कार्यक्रम है तो आप आइए मुख्य अतिथि होके। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाती हूँ, मुझे कोई तीज वगैरह में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं देहरादून में, आपने देखा होगा किसी क्लब में या शायद, मैं ऐसे प्रोग्राम्स में नहीं जाती हूँ। तो जब मैं वहाँ पर गई तो डिम्पल जी आप जानेंगे कि मेरे को शायद अगर 10 करोड़ की लॉटरी निकलती तो भी अच्छा नहीं लगता कि एक एक महिला ने, मेरे लिए इतना सुखद आश्चर्य था कि एक एक महिला ने आके मेरी एक एक कहानी के बारे में पढ़ा, एक एक चरित्र को उन्होंने आके पढ़ा और मुझे बताया कि भाई ये, और बिना देखे हुए कि ये उन्होंने इस कहानी में ये लिखा और इस संस्मरण में ये लिखा, और ये हमें लगा कि जैसे ये हमारे जीवन में घटित हो। तो ये चीज़ मुझे उस वक़्त लगा कि सचमुच मेरा प्रयोजन सफल हुआ कि मैं जो आम महिलाओं तक पहुंचना चाह रही थी अपनी कहानी के माध्यम से, ये उन तक पहुंची। जो आपका लिखने का मकसद था वो पूरा हुआ। जी। मैम, जो आज की युवा पीढ़ी लिख रही है और साहित्य के क्षेत्र में कुछ करना चाहती है, आप उन्हें क्या सुझाव, क्या मशवरा देना चाहेंगी? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि पहले पढ़ें बहुत। मैंने बचपन में 6th क्लास में मृगनयनी पढ़ ली थी। श्रीकांत मैंने 4 उसके पार्ट्स पढ़ लिए थे, क्योंकि 3 MA सिस्टर्स थी हिंदी में और 3 जने MA अंग्रेज़ी थे, तो लिटरेचर का घर में बहुत था। और उस ज़माने में ये टीवी वगैरह और ये मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो किताबें बहुत अच्छी थी, जिनमें से कि अभी मेरे ख्याल से 460 के करीब किताबें मैंने एक लाइब्रेरी में अभी दान भी करी हैं। प्रेमचंद का साहित्य और वो सब, तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे मेरे ख्याल से उतना अच्छा लिख पाएंगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ये नहीं है कि बस तुरंत लिखा और तुरंत पढ़ दिया, वो सब नहीं। अगर उस पर थोड़ा प्रयास करें तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो भाषा का ज्ञान होना वो बहुत ज़रूरी है। मैम, बहुत अच्छा लगा आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मैं अनुग्रहित हूँ। दर्शकों, ये थी देहरादून की बेहद अच्छी कवित्री डॉली डबराल जी। हमें बहुत अच्छा लगा कि वे आज हमारे कार्यक्रम में आई। उन्होंने हमारे साथ अपनी साहित्य यात्रा के अनुभव साझा किए, और भूलिएगा नहीं उनके बेशकीमती सुझाव को कि लिखने के लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। आप जितना पढ़ेंगे आपकी लेखनी उतना ही निखर के आएगी। मिलते हैं साहित्य यात्रा की अगली कड़ी में नए साहित्यकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।